भाई का हिस्सा खाने वाला भाई कभी सुखी नहीं रहता। दो भाइयों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिय दोस्तों। आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी। एक कहानी जो है आपके लिए जीवन में बहुत कुछ बता करके जाएगी, अर्थात सिखा करके भी जाएगी। इस कहानी में आज का हमारा विषय है, आज की चर्चा है कि जो भाई अपने भाई के हिस्सा को खाता है, अर्थात उसके धन को चुराता है, तो वह भाई जीवन में कभी सुखी नहीं रहता और उस भाई के खाए हुए हिस्सा को भी चुकाना पड़ता है। यही ईश्वर का न्याय है और यही विधि का विधान है। दोस्तों, इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि एक भाई ने एक भाई के हिस्सा को चुरा लिया, उसके धन को चुराया और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की ओर और जानते हैं दो भाइयों के बारे में। आपसे निवेदन है, हमारी कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनना। ये कहानी जो है आपके लिए बहुत कुछ दे करके जाएगी और वीडियो की समाप्ति तक हमारे चैनल पर बने रहना। वीडियो को अधूरा छोड़ करके मत जाना और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन घंटी को भी दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दर्शक भाइयों, बिना विलंब करते हुए अब बढ़ते हैं सीधे इस कहानी की ओर। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम वीरपाल था और छोटे भाई का नाम सत्यपाल था। दोनों भाइयों का विवाह भी हो गया था, दोनों की पत्नियां थीं। लेकिन दोस्तों, जो छोटा वाला भाई सत्यपाल था, वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, भगवान में आस्था रखने वाला था और बहुत ही नेक इंसान था। बेईमानी करना कभी उसने सीखा नहीं था और बहुत ही मेहनती आदमी था। अपने खेतों पर काम करता, पूरे दिन मेहनत करता, किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखता था। और दोस्तों, जो बड़ा भाई वीरपाल था, वह चालू प्रवृत्ति का भाई था। उसके अंदर चालाकी, कूटनीति और दूसरे की चीजों को खाना चुराना कूट कूट करके भरा हुआ था। वह भी खेती करता था। उसकी पत्नी भी जो थी वो भी चालू प्रवृत्ति की थी, चालाक थी। और जो सत्यपाल की जो छोटा भाई था, उसकी पत्नी जो थी वह पूजा पाठ करने वाली थी, बहुत ही सुलक्षणी नारी थी। दोनों भाइयों में भी अंतर था और दोनों पत्नियों में भी उनकी अंतर था, क्योंकि एक भाई चालू और चालाक था और एक की पत्नी भी चालू चालाक थी। और छोटा वाला था वह अच्छा इंसान था और उसकी पत्नी भी अच्छी थी। दोनों खेती किया करते थे, दोनों खेत में काम करते थे। लेकिन छोटा वाला दोस्तों जो था, वह पूरे दिन खेतों में ही रहता था और अपने खेतों को अच्छी तरीका से देखता था, काम करता था। और बड़ा वाला जो वीरपाल था, वह पूरे दिन इधर उधर घूमता था, कहीं नेता नगरी में जाता, कहीं पंचायतें करता था। वह खेतों में काम अक्सर नहीं करता था। वह मजदूरों को कह देता कि हमारे खेत में ये काम कर देना। मजदूर करते कुछ नहीं भी करते थे। इसलिए दोस्तों, वीरपाल के खेतों में जो थी वो फसल अच्छी तरीका से नहीं हो पाती थी। बात उस समय की है कि दोनों भाइयों ने अपने अपने खेतों में फसल बो रखी थी। वीरपाल पंचायतों से फ्री नहीं हो पाता था, क्योंकि वह नेता नगरी में रहता था। और जो सत्यपाल छोटा भाई था वो मेहनती था, वह अपने पूरे दिन खेतों में काम करता था। जब फसल होती है तो सत्यपाल की फसल बहुत अच्छी होती है, हरी हरी लहराती हुई नजर आती है। लेकिन वीरपाल जो बड़ा भाई था, उसकी फसल अच्छी नहीं होती है, अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो वीरपाल जब एक दिन खेत पर गया तो उसने अपनी फसल को देखा तो वह बड़ा उदास हुआ कि हमारी फसल जो है कमजोर है और हमारे छोटे भाई की जो फसल है वो बहुत अच्छी लहलाती फसल है। दोस्तों, धीरे धीरे फसल जब पकती है और फसल को काटा गया, उसमें अनाज हुआ, तो छोटा भाई जो सत्यपाल था, उसके खेत में बहुत अच्छा अनाज हुआ, बहुत सारा अनाज हुआ। और वीरपाल के खेत में बिल्कुल कम अनाज हुआ, बहुत कम हुआ, जिससे वीरपाल का खर्चा नहीं चल पाया। और छोटा भाई जो था, अपने अनाज को बेच करके ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगा,
अच्छे तरीका से अपनी गुजर बसर चलाने लगा। लेकिन वीरपाल बड़ा दुखी हुआ क्योंकि कम फसल हुई थी, कम अनाज हुआ था। फिर दोस्तों अगली बार जब फसल बोने का समय आता है तब बड़ा भाई चालाक था। भाई अपने मन में चालाकी का विचार बना करके, चतुराई का विचार बना करके अपने छोटे भाई सत्यपाल के पास में पहुंचा। जब सत्यपाल जो था अपने खेत की खुदाई जुताई कर रहा था तो खेत में ही जाता है और कहता है कि भाई अरे तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेला हूं, तुम अकेले खेत में काम करते हो और मैं भी अकेला ही करता हूं। ऐसा क्यों ना करें कि दोनों साथ साथ खेती को करते हैं और जो आधा आधा अनाज होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। दोस्तों छोटे भाई सत्यपाल ने जब अपने बड़े भाई वीरपाल के ये शब्द सुने हैं तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मेरे बड़े भाई हमने तो कभी नहीं चाहा था कि हम अलग अलग रहें, लेकिन आपने ही पहले हमको अलग किया था। अब जब आपकी इच्छा है कि खेतों में साथ साथ रहें, साथ साथ ही अनाज बोए, साथ साथ काम करें, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हम भी चाहते हैं कि हम दो भाई हैं, दोनों साथ साथ रहें, साथ साथ खेतों में काम करें, आधा आधा अनाज बांट लेंगे। बोले हाँ यही तो मैं कहने आया हूं। दोस्तों छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति कोई कुविचार, कोई चालाकी चतुराई नहीं थी, लेकिन बड़ा भाई जो था उसके अंदर छोटे भाई के प्रति चतुराई चालाकी बसी हुई थी। भाई बनावटी दिखावा कर रहा था और कहता था कि भाई मुझे तुम्हें छोड़ करके अकेला अच्छा नहीं लगता है, खेतों में काम जब मैं अकेला करता हूं तो तुम्हारी याद आती है, क्योंकि पहले जब हम थे तो दोनों लोग साथ में खेती किया करते थे, लेकिन अब अकेला अकेला दूर दूर खेतों में अच्छा नहीं लगता। छोटा भाई बड़ा खुश हुआ दोस्तों, बोले ठीक है कल से खेतों में काम करने के लिए, जुताई करने के लिए हम दोनों भाई आएंगे। बोले हाँ कल दोनों लोग काम एक साथ करेंगे। दोस्तों छोटा भाई खुश होकर के बड़े भाई के साथ फिर घर चला आता है। अगला दिन जब हुआ तो छोटा भाई सत्यपाल बड़े भाई वीरपाल के पास में गया और कहने लगा, भैया चलो खेतों पर आज जुताई करनी है, आज जुताई करेंगे क्योंकि बीज को भी बोना है। तब बड़ा भाई कहने लगा, देख भाई तू तो जानता है कि हमें आज वहां की पंचायत में जाना है, क्या करें लोग हमको छोड़ते ही नहीं है, हमारी बगैर पंचायत हो ही नहीं पाती है, इसलिए आज हमें फला गांव में जाना है और तू आज चला जा, खुद ही खेतों में काम कर ले और मैं कल से फिर काम तेरे साथ करूंगा। छोटा भाई कहने लगा, ठीक है भैया आप पंचायत में जाओ और हम जा करके अकेले ही खेतों में आज काम कर लेंगे। दोस्तों बड़ा भाई जो था वह बड़ा चालाक बनता था। भाई अपने छोटे भाई को उल्लू बना रहा था, उसको नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन दोस्तों भगवान जिसको चाहता है, जिसको बढ़ाता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। बड़ा भाई तो इधर उधर घूमने चला गया, लेकिन छोटा भाई खेतों में गया, पूरे दिन मेहनत की और शाम को घर चला आया। फिर दोस्तों अगला दिन हुआ तब फिर पहुंचा और कहा कि जुताई तो मैंने बड़े भैया कर दी, लेकिन आज बीज बोना है, आज बुवाई करवा दो। तो दोस्तों भाई फिर कहने लगा कि आज मुझे थोड़ा फिर काम निकल आया है, फला गांव में जाना है और ऐसा कर भाई तू ही आज बीज बो दे, फिर आगे से मैं करता रहूंगा। छोटा भाई दोस्तों फिर चला गया, उसने खेत में बीज बो दिया, लेकिन बड़ा भाई फिर घूमने के लिए निकल गया। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जब जब छोटा भाई बड़े भाई वीरपाल के पास काम करवाने के लिए, कहने के लिए जाता रहा तो वो कोई ना कोई बहाना बनाता रहा, लेकिन खेतों पर नहीं गया। जब फसल की निराई रुपाई का समय आया तो एक दिन फिर गया और कहने लगा कि चलो भैया अभी खेत में पानी भरा हुआ है और उसमें थोड़ा रुपाई करते हैं, पानी सूख जाएगा तो फिर सिंचाई करके रुपाई करनी पड़ेगी, इसलिए पहले चलो भाई। लेकिन दोस्तों वह उस दिन भी नहीं गया, फिर बहाना बना गया। इसी तरह से बड़ा भाई वीरपाल बहाना बनाता रहा और अपने छोटे भाई सत्यपाल को उल्लू समझ करके उससे सारा काम करवाता रहा। लेकिन धीरे धीरे समय गुजर गया। फसल जब पकती है, फसल पकने के बाद में जब फसल काटी गई और उसका अनाज निकाला गया, जब अनाज निकाला गया तो बहुत अच्छी फसल हुई थी, बहुत सारा अनाज हुआ। बड़े भाई ने जब बहुत सारा अनाज देखा तो उसके मन में बेईमानी आ गई। भाई अपनी पत्नी के पास में गया, जो भी चालाक चतुर प्रवृत्ति की थी, वो कहने लगा कि बहुत सारा अनाज हुआ है, लेकिन अब हम क्या करें, ये सारा अनाज हमको कैसे मिल पाए। तब बड़ी पत्नी यानी उसकी बीवी ने कहा कि हमने सुना है कि हमारा देवर अपनी ससुराल जाने वाला है, कल जाएगा और यही मौका है, ये सारा अनाज चुरा लो,
जो हमारा भाई रहता है गांव से बाहर दूर, उसके घर में, उसके कमरे में जाकर के ये बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो, और जब वो आएगा तो कह देना कि अनाज कोई चुरा करके सारा ले गया है। दोस्तों, तब वह वीरपाल अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, आप तो हमसे भी ज्यादा चालाक हैं और चतुर हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया हमको दिया है, हमें यही करेंगे। दोस्तों, फिर क्या हुआ? दूसरा दिन हुआ तो सुबह ही सुबह वीरपाल पहुंच गया अपने छोटे भाई सत्यपाल के घर में और कहा कि मेरे भाई, हमने सुना है कि आज तुम अपने ससुराल जाने वाले हो। छोटा भाई कहने लगा, भैया जाने वाला तो हूँ, ससुराल में कुछ हमारा काम है, हमारे ससुर साहब ने हमें कुछ इमरजेंसी के लिए बुलाया है, पता नहीं क्या काम है, लेकिन ये सारा अनाज खेतों में पड़ा है, इसका भी बंटवारा होना है और इसे ही घर में रखना है, इसलिए मैं कैसे जा पाऊं, सोचता हूँ 2-4 दिन के बाद चला जाऊंगा। तब वह वीरपाल कहने लगा, अरे मेरे भाई, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुमने इतना सारा काम किया, मैंने तुम्हारे साथ नहीं कर पाया, लेकिन ये मौका हमको दे दो, तुम अपने ससुराल में चले जाओ और अनाज जो है वो आधा आधा बांट करके आधा तुम्हारे घर में रखवा देंगे और आधा अपने घर पहुंचा देंगे। छोटा भाई जो था कहने लगा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, अच्छी बात है भैया, जैसी आपकी आज्ञा, तो हम अपने ससुराल जाते हैं और आप अनाज को बांट करके हमारे घर में आधा पहुंचा देना, आधा अपने घर में रख लेना। बोले ठीक है। दोस्तों, वीरपाल ने अपने छोटे भाई के लिए उसकी ससुराल भेज दिया। फिर वह तुरंत जो है अपने साले के पास में पहुंचा है। जो साला था वह भी कामचोर आदमी था, वह कुछ काम धाम करता नहीं था, पूरे दिन नशाबाजी करता था, इसलिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। वह गांव से बाहर एक झोपड़ी में वहां रहता था, अकेला पड़ा रहता था। वह वीरपाल अपने साले के पास में पहुंचा और सारी बात कही कि आज ये सारा अनाज जो है तुम्हारे घर में, जो तुम्हारे हिस्सा का कमरा है उसमें ही हमको रखना है, ये सारा अनाज वहां रखवा दो, क्योंकि हमारा भाई कल आ जाएगा, उससे पहले ये सारा काम करना है। दोस्तों, उसका साला तैयार हो गया। फिर क्या होता है कि वीरपाल ने सारा अनाज, अपने हिस्सा का भी अनाज और अपने छोटे भाई सत्यपाल के हिस्सा का भी अनाज जो था, सब अपने साले के घर में यानी कमरा में बंद करवा दिया और बाहर से ताला लगवा दिया। फिर चला आया। दूसरे दिन जब दोस्तों उसका छोटा भाई सत्यपाल लौट करके आता है, जब उसने अपने पत्नी से पूछा कि अनाज घर पर आ गया, तो उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, अनाज तो अभी तक नहीं आया है, क्या आपने अपने बड़े भाई से कहा नहीं था? छोटा भाई कहने लगा, मैं तो अपने बड़े भैया से कह करके गया था, बड़े भैया ने तो कहा था कि तू ससुराल चला जा, अनाज तेरे घर में तेरे हिस्सा का पहुंचा देंगे, लेकिन बात क्या है? दोस्तों, क्या होता है, वीरपाल को पता चल गया कि हमारा भाई आ गया है, तो बनावटी आंसुओं को लेकर के अपने छोटे भाई के खेत में पहुंचने से पहले स्वयं जाता है और बैठ करके वहीं बनावटी आंसुओं को लेकर के रोने लगता है। इधर छोटा भाई वहां जब पहुंचता है, वहां अनाज को देखता है तो अनाज का एक दाना भी नहीं था। उसने देखा कि हमारे बड़े भैया रो रहे हैं, जाकर के पूछा, भैया क्यों रो रहे हो, अनाज कहाँ है? तब वह बनावटी शब्दों को लेकर के, बनावटी आंसुओं को गालों पर लकीर बनाते हुए कहता है कि मेरे छोटे भाई, बहुत बुरा हुआ, मैं रात्रि में घर पर चला आया किसी कारणवश और पता नहीं सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है, सारा अनाज वह ढो करके ले गया है। अब बताइए कैसे गुजर होगी, पूरी साल कैसे कटेगी, क्या होगा? दोस्तों, छोटे भाई ने जब ये सुना तो वह भी रोने लगा और सोचने लगा, बड़ी मेहनत से मैंने ये फसल उगाई थी, बड़ा मेहनत से काम किया था, लेकिन हे प्रभु, ये क्या हुआ? कौन चोर आया जो हमारे सारे अनाज को चुरा ले गया? हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हुआ? वह चोर हमारी धन को चुराने के लिए बैठा था, हमारी अनाज को चुराने के लिए बैठा था। अब हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? पूरी साल के लिए हम कहां से खर्चा लाएंगे? किस तरह से अपनी गृहस्थी चलाएंगे? हमारा क्या होगा? दोस्तों, ये कह करके छोटा भाई जो था बड़े भाई के पास में बैठ करके रोने लगता है। फिर बड़े भाई ने कहा, भाई अब रोने से काम नहीं चलेगा, जो होगा सो देखा जाएगा, जैसा होगा वह ईश्वर अब करेगा, अब घर चलते हैं। दोस्तों, छोटा भाई रोता हुआ अपने घर चला आता है और बड़ा भाई वीरपाल सत्यपाल के साथ में तो बनावटी आंसू बिखेर रहा था और जैसे ही उससे अलग हुआ तो हंसता हुआ अपने घर में प्रवेश कर जाता है। छोटे भाई यानी सत्यपाल की पत्नी ने देखा कि हमारे पति रो रहे हैं, तो पूछा तो उसने बताया कि अनाज के लिए
कोई चुरा करके ले गया है। अब हमारी गुजर पूरी साल के लिए कैसे होगी, कैसे हम अपनी गृहस्थी का खर्चा चलाएंगे, कैसे बच्चों को पालेंगे। तब दोस्तों सत्यपाल की पत्नी कहती है, अपने पति के आंसू पोंछती है और समझाती है कि देखिए भगवान जो है जब दुनिया में भेजता है तो उसके लिए खाने का और भोजन का भी प्रबंध वो ही करता है, आप रोइए मत, जो होगा सो देखा जाएगा। उसने समझाया कि जो अपना छोटा सा एक खेत है बंजर टाइप का, उसमें थोड़ा दैनिक खाद वगैरह घूरा वगैरह डाल करके और उसकी खुदाई जो है करो और उसमें थोड़े आलू गाड़ लो और आलू की जो फसल उगाएगी तो उससे हमारा खर्चा चल जाएगा। उसके बाद में जो रब्बी की फसल होगी उससे हमारा खर्चा चलेगा। और जो धान की फसल थी वो तो चुरा ली गई है, अब क्या होगा। दोस्तों इस तरह से समझा दिया। दोस्तों अगला दिन जब हुआ तो वही सत्यपाल, वीरपाल का छोटा भाई, अपनी पत्नी के कहने के अनुसार खुशी खुशी कुदाल को लेकर के बंजर वाले खेत में पहुंचता है और वहीं जाकर के खेत की खुदाई करने लगता है। तो दोस्तों कुछ देर तक जब उसने खुदाई की तो उसकी कुदाल जो थी एक पत्थर से टकरा गई। पत्थर से टकराई तो उसने पत्थर को हटाना प्रारंभ किया। पत्थर बहुत बड़ा था। उसने चारों ओर से खोदना शुरू किया और जब पत्थर को हटाया तो उसमें एक गड्ढा था। उसने गड्ढे में झांक करके देखा तो उसमें एक छोटी सी मटकी रखी हुई थी। उसने मटकी को निकाला, उसमें खोल करके देखा तो सोने के सिक्के उसमें भरे हुए थे। ये देख करके बड़ा भाई खुश हो गया। हंसता हुआ कुदाल को लेकर के अपनी पत्नी के पास में आता है और कहता है कि देख भाग्यवान, भगवान ने हमारी टेर सुन ली। भगवान ने देख हमें सोने के सिक्कों से भरी हुई मटकी दी है। वह मटकी के सिक्के देख करके दोस्तों उसकी पत्नी बड़ा खुश हो गई और कहने लगी कि मैंने कहा था ना आपसे कि भगवान जिस व्यक्ति को दुनिया में भेजता है तो उसे भूखा कभी नहीं मारता है, उसके भोजन का कहीं ना कहीं से प्रबंध करता है। अरे धान की फसल तुम्हारी चुरा ली गई, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा प्रभु ने दे दिया है। अब इस सोने के सिक्का को बेच करके आओ और कुछ अनाज वगैरह खरीद करके लाओ और कुछ सामान वगैरह भी खरीद करके लाओ ताकि अब हम खुश रहेंगे, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों खुशी खुशी वह छोटा भाई सत्यपाल जो था एक सिक्का को लेकर के जाता है, बाजार में सुनार क्या बेच करके कुछ अनाज खरीद करके लाता है, कुछ खाने पीने वाली वस्तुएं भी खरीद करके लाता है और खुशी खुशी वह अपने घर में रहने लगते हैं। इधर दोस्तों वह वीरपाल ने जो धान की फसल चुरा रखी थी अपने साले के कमरे में सारी बंद करवा रखी थी। तो वीरपाल की पत्नी ने कहा है कि देखो अब धीरे से वो फसल निकालो और बेचो, क्योंकि अब खर्चा की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। उस धान की फसल को बेचो और कुछ वस्तुएं खाने पीने वाली भी खरीद लाओ। जवाब दिया थोड़े दिन तो रुक जाओ, जैसे भी वो घर का खर्चा चला लो, क्योंकि अभी ताजी बात है, कुछ दिन के बाद में धान की फसल निकालेंगे फिर बेचेंगे। दोस्तों भाई वीरपाल ने अपनी पत्नी की कही हुई बात उस समय टाल दी। धीरे 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 समय गुजरता गया। लगभग 4-5 महीना हो गए और 4-5 महीना के बाद में पत्नी ने फिर कहा कि अब काहे को देर कर रहे हो, अब तो धान की फसल बेचो, अब तो धान महंगा भी हो गया है। बोले ठीक है, महंगा भी हो गया इसीलिए तो मैंने नहीं बेचा कि पहले धान जो था महंगा नहीं था, सस्ता था, लेकिन अब तो महंगा है। अब हम कल ही जाएंगे, कमरा को खुलवाएंगे और धीरे से धान की वो सारी फसल भरवा करके बाजार में बेच आएंगे। दोस्तों अगला दिन होता है, तब वह अपने साले के पास में पहुंचता है और कहता है कि चलो भाई वो कमरा को खोलो और हमारी धान की फसल सारी निकालो, हमें बेचना है। तो दोस्तों वह उसका जो साला था झोपड़ी में रहता था, वह इधर उधर चाबी को ढूंढने लगता है। बहुत देर हो गई चाबी ढूंढते, तब उसने कहा कि आप इतनी देर से चाबी ढूंढ रहे हो, इसका मतलब आप बेईमानी तो नहीं करना चाहते हो? मैंने आपके घर में अनाज रख दिया तो आप बेईमानी करना चाहते हो? अरे चाबी तो आपके पास में होना चाहिए, कहाँ है चाबी? तब वह कहता है कि चाबी तो उसी दिन खो गई थी, लेकिन मैं आज तक ढूंढता हूं, मुझे मिलती ही नहीं है। जवाब दिया फिर? तब वह वीरपाल कहता है कि ठीक है तो ताला तोड़ो। तब वह साले को लेकर के आता है और दोस्तों ताला तोड़वाता है। और जब ताला तोड़वाया, उसने किवाड़े जब खुलवाई, दरवाजा जब खुलवाया, तो क्या देखा कि उसमें चूहों के जगह जगह पर बहुत सारे बिल बने हुए हैं। उसमें से बहुत सारे चूहा निकल करके भागे। क्या देखते हैं कि चूहों ने चावल जो था धान के अंदर वो बिल्कुल साफ कर दिया था, केवल छिक्कल ही छिक्कल पड़े हुए थे, यानी पूरे धान की भूसी बना दी थी, कुछ नहीं रखा था। दोस्तों ये देख करके मैं वीरपाल के पैरों के तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ?
यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं रहा, केवल भूसी ही भूसी नजर आती है। अब वह वहां आंखों से आंसू बहने लगा और सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया जो अपने छोटे भाई की बेईमानी की, उसी का परिणाम ये हमको मिला है, जो हमारा भी चला गया और छोटे भाई का भी चला गया। दोस्तों, ये देख करके वह वीरपाल रोता हुआ अपने घर पत्नी के पास में आया और सारा हाल कह सुनाया। तब पत्नी कहती है कि हे स्वामी, ये हमारी बेईमानी का ही परिणाम है। कहते हैं कि जो भाई के भाई का हिस्सा खाता है तो इसी तरीका से उसे भरना पड़ता है। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब तो भूखे मर जाएंगे। भूखे मरना ही है, क्योंकि आज कुछ खाने के लिए घर में है भी नहीं। दोस्तों, इस तरह से जो वह भाई था वह बड़ा दुखी हुआ। उधर छोटा वाला भाई, अब तो उसका आनंद हो गया क्योंकि उसे सोने के सिक्के मिल गए, वो तो प्रेम से आनंद से रहने लगा। और इधर बड़ा वाला भाई जो था वो दुखी हो गया, एक एक पैसे को मोहताज हो गया, एक एक दाने को मोहताज हो गया। जब उसका किसी तरह से गुजारा नहीं चला तो एक दिन उसकी पत्नी ने ही कहा कि अपने कर्मों की क्षमा अपने छोटे भाई के पास में जाओ और उनसे मांगो। हम अपनी देवरानी के पास जाती हूँ और उसके पैरों में गिर करके क्षमा मांगती हूँ, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो भूखे मर जाओगे, तुम्हारी औलाद भी भूखी मर जाएगी। दोस्तों, मैं वीरपाल कहता है कि हे भाग्यवान, तुम सही कह रहे हो। मैंने बहुत गलत किया है अपने भाई के साथ, क्योंकि अपने भाई के हिस्सा को चुराया है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी वहां जाना चाहिए और कहीं देर हो जाए जो हम भूखे मर जाएं, इससे अच्छा तो है कि उनके चरणों में जाकर के क्षमा मांगना चाहिए। दोस्तों, वही हुआ। वीरपाल अपनी पत्नी को लेकर के अपने छोटे भाई के घर में जाते हैं। वीरपाल अपने छोटे भाई सत्यपाल के चरणों में अपना माथा रख देता है। ये देख करके सत्यपाल जो था अपने बड़े भाई को उठा लेता और कहता है कि भैया, ये कैसा हमसे पाप करवा रहे हो? अरे पैर आपके हमको छूना चाहिए क्योंकि आप बड़े हैं, आप उल्टे पैर कैसे छू रहे हो? और दोस्तों, उसकी पत्नी भी अपनी देवरानी के चरणों में झुक जाती है। तो वह भी कहती है कि हे बहन, आप तो हमसे बड़ी हैं, ये पाप हमसे क्यों करवा रही हो? अरे आपके चरण हमको छूना चाहिए, लेकिन उल्टा आप हमारे चरणों में झुक रही हो, क्या बात है? आप लोग इतने दुखी क्यों हो? परेशान नजर क्यों आ रहे हो? आप दोनों लोग रो रहे हो, बात क्या है? तब दोस्तों, वह वीरपाल अपने छोटे भाई से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है और कहता है कि हे मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे हिस्सा को चुराया है। जो मैंने तुमसे कहा था कि अनाज कोई चुरा करके ले गया, वो और कोई नहीं, वो मैं ही था। मेरे अंदर बहुत सारा अनाज देख करके बेईमानी आ गई और मैंने बेईमानी कर ली, सारा जो था अनाज चुरा लिया, जिसका परिणाम हमको आज ये भुगतना पड़ा कि वो अनाज जहां मैंने बंद किया था वो सारे चूहे खा गए। एक एक पैसे के लिए, एक एक दाने के लिए भाई हम मर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए 3 दिन से भरपेट भोजन नहीं मिला है। अब भैया, केवल हमको क्षमा कर दो, हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। दोस्तों, तब छोटा भाई सत्यपाल जो है अपने भाई को छाती से लगा लेता है और कहता है, भैया चिंता मत करो, है ना हम? अरे हमारे होते हुए तुम चिंता क्यों करते हो? दोस्तों, उसके बाद में तुरंत ही वह 2 मोहरे निकाल करके सत्यपाल अपने बड़े भाई को देता है और कहता है कि जाओ, ये सोने की मोहरे बेच करके आओ और अनाज और कुछ खाने पीने वाली वस्तुएं खरीद करके लाओ, आराम से रहो। दोस्तों, फिर वह खुशी खुशी वीरपाल जो था मोहरों को लेकर के अनाज खरीद करके लाता है। तब वो अपने गलती का फिर बार बार प्रायश्चित करता है, तब उसके लिए कुछ चैन मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी 2 भाइयों की थी। ये कहानी आपके लिए सिखाती है कि जो भाई अगर भाई के हिस्सा को चुराता है, उसके धन को चुरा करके खाता है, उसके धन की बेईमानी करता है, तो उसके लिए भरना पड़ता है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। जिस तरह से वीरपाल ने अपने छोटे भाई सत्यपाल के अनाज की बेईमानी की और उसके भी हाथ में कुछ हासिल नहीं हुआ, सारा अनाज चूहे खा गए और उसके लिए बहुत सारा दुख हुआ, बहुत सारे कष्ट हुए, एक एक पैसे को मोहताज हो गया, एक एक दाने को मोहताज हो गया। अंत में जाकर के भैया से क्षमा मांगी, चरण में झुका, तभी उसके लिए कुछ चैन मिला। तो दोस्तों, ये कहानी का तात्पर्य, इस कहानी का सार यही है कि जीवन में भीख मांग लेना, मजूरी कर लेना, लेकिन भाई की दौलत को, भाई के हिस्सा को कभी चुरा करके मत खाना, नहीं तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। यही कहानी आपको सिखाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कीजिएगा। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में।
तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।